नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में आप जान चुके हैं डीएनए कैसे बना होता है, यानी स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, और ये भी जान चुके हैं न्यूक्लिक अम्ल की श्रृंखलाएं होती हैं उसमें और न्यूक्लिक अम्ल कैसे बना होता है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए बनता कैसे है, नया डीएनए कैसे बनता है, पुराने डीएनए से नया डीएनए कैसे बनेगा। देखिए, डीएनए का बनना कहलाता है डीएनए प्रतिकृति। असल में डीएनए अपनी जैसी नकल करेगा, अपनी जैसी नकल बना कर देगा। डीएनए प्रतिकृति कहेंगे या इसे रेप्लिकेशन कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए की बनने की प्रक्रिया जानते हैं। डीएनए की बनने की जो प्रक्रिया है वो है अर्ध संरक्षी विधि, यानी डीएनए का निर्माण कौन सी विधि से होता है? अर्ध संरक्षी विधि से। अर्धसंरक्षी विधि असल में क्या है, देखिए, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि अर्धसंरक्षी विधि देने वाले व्यक्ति थे वाटसन। सबसे पहले इन्होंने बताया था, लेकिन प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध नहीं किया था। प्रयोग से सिद्ध करने वाले व्यक्ति जिन्होंने प्रयोग किया वो थे मेसल्सन व स्टॉल। मेसल्सन व स्टॉल ने इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया था, इस अर्धसंरक्षी विधि को। क्या है अर्धसंरक्षी विधि? देखिए, ये एक डीएनए होता है। इस डीएनए में जब इस डीएनए से नया डीएनए कोई भी बनेगा तो एक पुराना तंतु काम आएगा जिसके साथ में नया तंतु बनेगा। देखिए, यहाँ से मान लो ये डीएनए का एक तंतु है, ये काम आएगा और इसके साथ फिर नया तंतु निर्मित होगा और इस वाले के साथ एक अलग तंतु निर्मित होगा। यानी जो नया डीएनए बनता है उसमें पुराने डीएनए का एक तंतु शामिल होता है, आधा डीएनए शामिल होगा और आधा डीएनए शामिल होता है, उसे कहते हैं अर्धसंरक्षी विधि। देखिए, अब अर्धसंरक्षी विधि में कैसे होता है निर्माण, ये भी जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए का निर्माण होता है उसमें हमें टूल्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या औजार चाहिए जिनसे हम जाने कि जो डीएनए बनाते होंगे औजार वो चाहिए हमें। तो देखिए, ध्यान रखने की बात सबसे इम्पोर्टेंट इनके टूल्स की है। सबसे पहले देखिए, एक एंजाइम चाहिए डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम चाहिए। डीएनए हेलिकेज एंजाइम वो है जो डीएनए के कुंडलन को खोलता है, यानी विकुंडलन का काम करता है। एक और एंजाइम चाहिए डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज कुंडलन उदासीनीकरण एंजाइम है। कुंडलन उदासीनीकरण एंजाइम। एक होता है एसएसबी, जिसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि सिंगल स्ट्रैंड रखता है डीएनए को, यानी द्विकुंडलित होने से रोक देता है, उसको वापस से पुनः कुंडलन उसका रोक देगा। तो ये द्विकुंडलन से रोकेगा। अब देखिए, डीएनए खुलेगा, डीएनए खुलने के बाद में उसको रोक देगा। अब रोकने के बाद में क्या चाहिए? श्रृंखला प्रारंभ करने वाला एंजाइम जो कि काम प्रारंभ करवा सके, यानी डीएनए के बनने की शुरुआत करवा सके। श्रृंखला प्रारंभन। श्रृंखला प्रारंभन करने का काम करता है आरएनए पॉलीमर। आरएनए पॉलीमर 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशेष समूह होता है। आरएनए पॉलीमर काम करता है ये, और श्रृंखला को फिर आगे बढ़ाने के लिए चाहिए कोई। श्रृंखला शुरू हो जाएगी जब डीएनए बनना शुरू होगा, तो उसको फिर आगे चलाने वाला भी चाहिए। शुरू करने वाला अलग है लेकिन उसको आगे चलाने वाला अलग होगा। तो श्रृंखला आगे कौन चलाएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करेगा। श्रृंखला आगे बढ़ जाएगी। अब श्रृंखला आगे बढ़ेगी तो देखिए, यहाँ पर प्रूफ रीडिंग का काम करने वाला एक एंजाइम होगा।
प्रूफ रीडिंग के लिए करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड वो एंजाइम है जब डीएनए बनेगा तो उसके प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। अब अंत में दो एंजाइम विशेष लिख रहा हूँ मैं अभी, और वो इसलिए विशेष लास्ट में लिखे जा रहे हैं क्योंकि बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे और पूछे जाते हैं वो। एक एंजाइम तो है REN और नंबर 8, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 8 पे है DNA लाइगेज। ये दोनों एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण हैं। REN रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम, यानी हिंदी में बात करें तो प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लिएज। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डीएनए को काटने का काम करता है और एक विशिष्ट क्षार क्रम से डीएनए को काटेगा। इस तरह से मानो जैसे डीएनए की श्रृंखला चल रही थी ये, तो अब इसके साथ में T, G, A, G और ये A था। अब किसी विशेष क्रम से काटना है तो ये REN रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको यहाँ से इस तरह से काटेगा, विशिष्ट क्रम से काट देगा। तो किसी श्रृंखला को विशिष्ट क्रम से काटने का काम करता है REN रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इसलिए इसको कहते हैं आणविक कैंची। कई बार प्रश्न आता है आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो यह है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखिए इसके बाद सबसे लास्ट में है DNA लाइगेज। DNA लाइगेज एंजाइम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काटने का काम करता है और ये जोड़ने का काम करता है। कोई भी DNA का खंड जो कटे हुए थे, बीच में से कटे हुए कई खंड रह गए थे, उन खंडों को वापस से जोड़ने का काम करेगा DNA लाइगेज। तो ये है DNA खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम। तो इस तरह से ये टूल्स हमें चाहिए डीएनए बनाने के लिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, देखना यदि एक दो बार ध्यान से आप देख लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से डीएनए बनने की प्रक्रिया सीख सकते हैं। ये टूल्स एक बार RAS एग्जाम्स में पूछ लिए गए थे कि निम्न में से बताइए किस प्रकार से श्रृंखला में कौन कौन से टूल क्रमबद्ध तरीके से काम आते हैं, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। चलिए अब देखो क्या होगा। ये डीएनए है, देखिए डीएनए की दो पूरक लड़ियां हैं, एक 5 से 3 चलती है और एक 3 से 5 की तरफ चल रही है। ये 3 से 5 और 5 से 3 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम है। ये पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये एक क्रम है। अब नया जो डीएनए बनता है, देखिए हमेशा नया डीएनए जो बनेगा, नया डीएनए तंतु जो बनेगा, किसी भी डीएनए पर, किसी भी डीएनए के 5वें छोर से तीसरे छोर की तरफ बनता है। क्या होता है देखिए, ये सबसे पहले हम लेते हैं ये कोई भी डीएनए का तंतु, जैसे टेम्पलेट, जिसे टेम्पलेट कहते हैं, डीएनए टेम्पलेट। डीएनए का वो तंतु जिस पर नया डीएनए बनेगा वो कहलाएगा डीएनए टेम्पलेट। ये भी एक आवश्यक टूल है जो हमने पीछे लिखा है, उसमें ऐड कर लेना डीएनए टेम्पलेट, क्योंकि डीएनए टेम्पलेट हमें चाहिए। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको डीएनए हेलिकेज एंजाइम विकुंडलित करेगा, खोलेगा। ये श्रृंखला ऐसे खुलेगी, यहां से इसको खोल दिया डीएनए हेलिकेज ने, इसको खोला। ये 5 छोर था, ये 3 छोर था। देखो अब जो डीएनए, नया डीएनए बनेगा वो 5 से 3 छोर की तरफ बनता है, 5 से 3 सिरे की तरफ बनेगा। कहाँ से शुरू होगा? देखिए ध्यान रखना, जो दूसरी पूरक श्रृंखला होती है वो 5 से 3 के विरुद्ध 3 से 5 होगी। यानी
अब 5 से 3 यदि डीएनए बनेगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट होकर के इस साइड बनता हुआ चलेगा, यानी 3 है तो इसके पूरक जो न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ेगा वो 5वें छोर वाला आके जुड़ेगा, स्टार्टिंग 5वें छोर से होगी। तो यहाँ से 5वां छोर स्टार्ट होगा और यहाँ से डीएनए बनना चालू होगा। ये कंटिन्यू बनेगा ऐसे, डीएनए ऐसे कंटिन्यू बनता हुआ चलेगा। यहाँ पर इस छोर से नहीं बनेगा क्योंकि ये 5 से 3 उल्टा जा रहा है, लेकिन इस साइड से बनेगा, इस साइड से ऐसे। अब विशेष बात ये ध्यान रखनी है इसमें कि ये जो 3 से 5 वाला छोर इस तरह से बन रहा है ये असतत है, बीच बीच में से विखंडित है, कटा हुआ है, जबकि दूसरा छोर है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस बन रहा है। ये एक श्रृंखला, एक ऐसी संरचना बन जाती है जो वाई आकार जैसी दिखाई देती है, क्योंकि ये ऐसे दिख रही है संरचना, और इस संरचना को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क, ये है रेप्लिकेशन फोर्क। और यहाँ पर देखिए 2 लड़ियाँ बनी हैं अलग अलग। ये जो लड़ी बनी है जो खंडित है वो खंडित लड़ी तो कहलाती है ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड इसे कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड भी कह देते हैं इसे, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये वाली जो लड़ी है वो कहलाती है लीडिंग फ्रैगमेंट, सतत खंड, लीडिंग फ्रैगमेंट सतत खंड कहलाती है। अब क्या होगा, यहाँ जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस श्रृंखला को आगे चलाता रहता है। अभी हमने पीछे बात की है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड श्रृंखला को आगे चलाता रहेगा और कंटिन्यू चलती रहेगी। आरएनए काटने का काम कर रहा है। अब अंत में देखिए ये तो डीएनए बन रहा है, लेकिन ये जो असतत खंड हैं इस तरह से बने हुए हैं, ये असतत खंड है और असतत खंडों को जोड़ने का काम अब यहाँ पर आएगा एक एंजाइम डीएनए लाइगेज। यह डीएनए लाइगेज इन असतत खंडों को जोड़ेगा, इनको जोड़ देगा और जोड़ने के बाद में ये सतत खंड बन जाएंगे इस तरह से। अब जब सतत खंड बन जाएंगे तो यदि कोई कमी रही है तो वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड उसकी पूर्ति करेंगे। ये काम करते हैं रिपेयर का, रिपेयरिंग एंड प्रूफ रीडिंग का काम करेंगे ये। तो रिपेयर और प्रूफ रीडिंग का काम ये करेंगे और एक नया डीएनए तैयार हो जाएगा, नई डीएनए की प्रतिकृति, नए डीएनए की शकल, उसकी नकल तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक डीएनए तैयार हो जाता है। बहुत आसान सी बात है, यदि एक बार वापस 1-2 बार देख लेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है डीएनए बनने में। चलिए अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसलिए इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें राइबो शर्करा होगी। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा थी, राइबो शर्करा है। और इसमें सबसे मेन बात यह है कि इसमें पिरामिडिन जो क्षारक हैं वो चेंज हैं। प्यूरिन तो बिल्कुल डीएनए जैसे ही है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों मिलेंगे, लेकिन पिरामिडिन अलग मिलेंगे। यहाँ साइटोसिन और यूरेसिल मिलेंगे, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन मिलते हैं। तो साइटोसिन और यूरेसिल मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 क्षार हो गए, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चारों मिलते हैं। इसका अंतर है डीएनए से इसमें। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ये आनुवंशिक गुणों को ले जाने का काम नहीं करता, यानी नॉन जेनेटिक है। ये नॉन जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप ये जेनेटिक होता है। कहाँ होता है ये, इसके एक्सेप्शंस हैं अपवाद। अपवाद स्वरूप ये रेट्रोवायरस में, वायरस में जेनेटिक होता है ये।
रिट्रोवायरस में ये जेनेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। वायरस में असल में अभी आप कोरोना वायरस भी चल रहा है तो देख रहे होंगे, बहुत खबर सुनते होंगे। आरएनए होता है उसमें, और वो आरएनए ही वापस डीएनए का निर्माण करता है और फिर डीएनए प्रतिकृति बनाता है। वायरस असल में निर्जीव होता है, नॉन लिविंग है, वो कहीं भी किसी भी सरफेस पर बहुत लंबे समय तक रह सकता है, निर्जीव मृत अवस्था में रह सकता है। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गन्स में पहुंचता है, जीवित कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में वो अपनी वापस से वृद्धि कर सकता है, गुणन कर सकता है, और इस प्रकार वो बहुत खतरनाक साबित होता है किसी भी लिविंग ऑर्गन्स के लिए। तो ये आरएनए वायरस हैं, रिट्रोवायरस, इनमें आरएनए वायरस, इनमें ये जेनेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। ये जो आरएनए है वो एकल सूत्री होता है। डीएनए तो द्विसूत्री था, 2 सूत्र थे उसमें, लेकिन ये एकल सूत्री होता है। लेकिन प्लांट वायरस में ये द्विसूत्री हो सकता है, रिट्रोवायरस में द्विसूत्री हो सकता है, रिट्रोवायरस में द्विसूत्री हो सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं, हालांकि ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान रखने पड़ते हैं। वायरस का तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इस डीएनए नहीं होता है, तो आरएनए इसमें प्रॉपर्टीज दर्शाता है जेनेटिक वाली। चलिए अब देखिए आरएनए कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। देखिए आरएनए जो है वो 3 तरह के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये एमआरएनए है मैसेंजर, यानी संदेशवाहक, तो किसी भी संदेश को ले जाने का काम करता है एमआरएनए। टीआरएनए है ट्रांसफर, स्थानांतरण, किसी भी वस्तु को स्थानांतरित करने का काम करेगा। अब किस वस्तु को ले जाने का काम करेगा ये बात हम करेंगे अभी। आरआरएनए ये है राइबोसोमल आरएनए, तो ये राइबोसोमल आरएनए है, मुख्य आरएनए जो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले हम एमआरएनए को देखते हैं। ये है मैसेंजर आरएनए, संदेश या सूचना को ले जाने का काम करता है। ये कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में मिलता है, वहाँ पर बनता भी है और वहीं पर उपस्थित होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये केंद्रक में। ये एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ करके और फिर ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एमआरएनए लगभग 5 से 10% तक पाया जाता है कोशिका में, और इस एमआरएनए का जो विशिष्ट काम है वो एमिनो अम्लों की सूचना, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना ले जा करके कोशिका द्रव्य में देना होता है। यानी ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ से निकल करके यहाँ आएगा और ये किसकी सूचना देगा, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लेकर के जाने का काम करता है एमआरएनए। देखिए एमआरएनए इस तरह की एक संरचना है एमआरएनए, जो कि 5वें छोर से 3रे छोर तक होती है। 5वें छोर पर यहाँ पर एक एम कैप लगी होती है। मिथाइल ग्वाइनोसिन फास्फेट की एक एम कैप लगी होती है, और यहाँ पर होता है पोली ए श्रृंखला। 5वें छोर पर एम कैप जो कि मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट की होती है, यहाँ पोली ए श्रृंखला होती है। ये दोनों ही जो छोर हैं, दोनों ही तरफ पोली ए और एम कैप लगे हुए हैं, दोनों ही एक्सोन्यूक्लियस से बचाते हैं एमआरएनए को, यानी एक्सोन्यूक्लियस की समस्या का समाधान करते हैं, की समस्या से बचाते हैं। ये एमआरएनए यहाँ पर बीच बीच में इसमें कोडिंग क्षेत्र होते हैं और बीच में गैप होते हैं जिन्हें नॉन कोडिंग क्षेत्र कहते हैं। ये है कोडिंग और ये होते हैं
नॉन कोडिंग। इन कोडिंग क्षेत्र को कहते हैं एक्सोन और ये नॉन कोडिंग क्षेत्र कहलाते हैं एंड्रोन। तो इस प्रकार एमआरएनए की बनावट होती है। एमआरएनए जब आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, इसका ध्यान रखना है आपको, उस समय काम देगा ये। अब बात करते हैं टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण का काम करने वाला आरएनए है ये। स्थानांतरण किसका करता है? ये एमिनो अम्लों को पकड़ करके ले जाता है और अमीनो अम्लों को पकड़ करके राइबोसोम की इकाई पर लगा देता है। ये काम करता है ले जाने का, इसलिए इसे कहते हैं मजदूर। और मजदूर किसका है? ये कोशिका का। तो कोशिका का मजदूर टीआरएनए होता है। सबसे छोटा आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए है, बहुत कम साइज है इसकी। देखिए, टीआरएनए की जो संरचना है वो क्लोवर लीफ मॉडल से समझाई जाती है। क्लोवर लीफ यानी पत्ती, क्लोवर की पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। यूरोपियन एक पौधा है क्लोवर, और उसमें पत्ती कुछ इस तरह की होती है, 4 फलक युक्त इस तरह की पत्ती होती है, और ऐसी ही संरचना कुछ टीआरएनए की समझाई जाती है। ये क्लोवर लीफ मॉडल हॉली ने दिया। हॉली नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल समझाया था। और हालांकि इसकी जो 3D संरचना है, इस टीआरएनए की 3D संरचना किम द्वारा समझाई गई थी। किम द्वारा 3D संरचना समझाई गई और हॉली ने इसका क्लोवर लीफ मॉडल दिया। देखिए क्या मॉडल था, क्या बताया उन्होंने, इस तरह की स्ट्रक्चर बताई उन्होंने। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और देखिए यहाँ से 5वें छोर से स्टार्ट होकर के तीसरे छोर तक ये श्रृंखला जाती है इसकी। यहाँ 5वें छोर पर ध्यान रखना, ग्वाइनोसिन जो क्षार है, विशेष क्षार ग्वाइनोसिन से स्टार्ट होता है ये 5वां छोर, और तीसरा छोर हमेशा CCA से खत्म होता है। तो तीसरे छोर पर एक विशिष्ट क्षारक क्रम CCA पाया जाता है इसमें। ये 3 लूप बने हुए होते हैं इसमें, इसको कहते हैं DHU लूप, इसको कहते हैं TSI-C लूप, और ये होता है एंटी कोडोन लूप। 3 लूप होते हैं। ये लूप क्या काम करता है? सबसे मेन बात इसकी ये है कि ये अमीनो अम्लों को पहचानता है, विशिष्ट अमीनो अम्लों की पहचान करेगा, और अमीनो अम्लों की पहचान करने के बाद उनको पकड़ेगा और उनको लेकर जाएगा दूसरे अमीनो अम्लों से जुड़ने के लिए। तो दूसरे अमीनो अम्लों से जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाएंगे और प्रोटीन निर्माण होगा। तो यहाँ से ही पहचाने जाते हैं, इस जो लूप है, इस लूप से ही आकर के ये पहचाने जाएंगे अमीनो अम्ल कौन से ले जाने हैं। ये एंटीकोडोन लूप है। यहाँ पर त्रिक क्षार क्रम पाया जाता है, त्रिक क्षार क्रम, जैसे GGC, ये त्रिक क्षार क्रम होता है। यहाँ पर 7 जोड़ी क्षार पाए जाते हैं, 7 जोड़ी क्षार होते हैं। ये है TSI-C लूप, और ये राइबोसोम अभिज्ञान स्थल कहलाता है। राइबोसोम अभिज्ञान स्थल, राइबोसोम्स को पहचानेगा ये, किस राइबोसोम से जाकर के जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, ये राइबोसोम्स को पहचानने वाला स्थल है। यहाँ पर भी 7 जोड़ी क्षार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक संरचना बनी होती है टीआरएनए की। तो यहाँ से ये टीआरएनए की बात थी। टीआरएनए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जब अमीनो अम्लों को पकड़ कर ले जाएगा और ये राइबोसोम से जाकर जुड़ेगा। यहाँ से पकड़ने की पहचान होगी और यहाँ से जुड़ने की पहचान करेगा ये।
चलिए अब देखिए, लास्ट है आरएनए, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले आरएनए है। ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है, लगभग 80% आरएनए होता है ये कोशिका के अंदर। इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और ये राइबोसोम्स की महत्वपूर्ण इकाई हैं या महत्वपूर्ण घटक हैं राइबोसोम के, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसलिए ये राइबोसोम बनाने के लिए महत्वपूर्ण इकाइयां हैं आरएनए। ये आरएनए अवसादन गुणांक के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखिए, 5S, 5.8S, 16S, 18S और 23S और 28S। 6 प्रकार के अवसादन गुणांक के आधार पर ये होते हैं। इनमें से देखिए, यदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं 5S और इसके अलावा 16 और 23S। यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं 5, 5.8, 18 और 28S। 5, 16 और 23 पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, 5, 5.8, 18 और 28 पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ये बनता है इसमें बहुत अच्छा प्रश्न कि बताइए कौन सा ऐसा राइबोसोम है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। तो ये है 5। अवसादन गुणांक 5S वाला आरएनए दोनों में ही पाया जाएगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो आरएनए, इसके बारे में इतनी बात ही काफ़ी है, इसके बारे में और कुछ खास है नहीं। अब ये प्रोटीन निर्माण या फिर राइबोसोम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये थे आरएनए। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, वो बात करेंगे डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। देखिए, एक विशिष्ट क्रम है ये, डीएनए से हमेशा आरएनए बनता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन। एक विशिष्ट क्रम चलता है, डीएनए से आरएनए ही बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये एक विशिष्ट क्रम जो होता है इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है अनुवादन, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो देखिए, डीएनए से आरएनए पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांस और सी, फिर पहले सी क्रिप्शन, ट्रांस एल लेशन। तो सी पहले और एल बाद में है, तो यानी क्रिप्शन पहले और लेशन बाद में होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। इस विशेष क्रम को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ये प्रक्रिया विपरीत भी हो जाती है, और विपरीत होने पर ये इस तरह की प्रक्रिया भी हो सकती है। कई बार प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। यहाँ पर देखिए, आरएनए से डीएनए वायरस में बनता है, कुछ वायरस होते हैं उनमें आरएनए से डीएनए भी बनता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। और इस विपरीत ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स यानी बैक, वापस, उल्टा हो गई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको। तो और ये पूरा जो प्रक्रम है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा हो जाएगा। तो इस तरह से निर्माण होता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का, ये एक विशिष्ट क्रम के अनुसार होता है। अब हम डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, कंप्लीट मैकेनिज्म जानेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।